बिहार के गांव में एक सीन बहुत कॉमन है। घर के बाहर एक बस रुकती है, एक आदमी उतरता है, हाथ में एक छोटा सा बैग, और वो आदमी बस में बैठकर चला जाता है पंजाब, दिल्ली, सूरत, मुंबई काम करने। महीनों तक वापस नहीं आता। अगर आप बिहार के किसी भी गांव में 10 घर गिने तो बहुत हाई चांस है कि आधे से ज्यादा घरों में कोई ना कोई सदस्य बाहर दूसरे राज्य में काम करने गया होगा। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कहीं ना कहीं गया होगा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल स्टडीज की 2025 की एक स्टडी में पाया गया कि 1980 में सिर्फ 10 से 15% बिहारी ही बाहर दूसरे राज्यों में कमाने जाते थे। 2011 में यह नंबर बढ़ के 65% हो गया। मतलब 3 में से 2 घर में कोई ना कोई बाहर काम कर रहा है। और 2011 में बिहार की जनसंख्या 10.5 करोड़ थी। 2026 में इसका अनुमान 13 करोड़ लगाया जाता है। और पलायन के ये आंकड़े 2027 की जनगणना में चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के बारे में है जो सपने लेकर नहीं जाते, मजबूर होकर जाते हैं, और तब तक नहीं जाते जब तक सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते। पहले एक नंबर समझते हैं, बिहार की पर कैपिटा इनकम। आरबीआई की 2024-25 की डेटा के हिसाब से बिहार की पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक व्यक्ति बिहार में औसतन कितना कमाता है पूरे साल में, वो लगभग 69,000 रुपए है, देश में सबसे कम। और बिहार से जस्ट ऊपर आता है उत्तर प्रदेश, जिसकी पर कैपिटा इनकम 1,08,000 रुपए है। और उसके बाद है झारखंड, जहाँ पे एवरेज है 1,16,000 रुपए। और अगर हम इंडिया की पर कैपिटा इनकम देखें तो वो है 2,35,000 रुपए। यानी कि बिहार के लोग देश की एवरेज से 3 गुना कम कमाते हैं। अब सोचिए, इस इनकम से घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना, कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसे संभालना, और डिस्पोजेबल इनकम यानी कि वो पैसे जो बेसिक जरूरतें पूरी करने के बाद बचे, वो तो होते ही नहीं। शादी के लिए उधार लेना पड़ता है, घर बनाना हो तो उधार लेना पड़ता है, और उधार चुकाने के लिए बाहर कमाने जाना पड़ता है। तब जब कोई नौकरी मिलती है बाहर, मुंबई, सूरत, बैंगलोर, दिल्ली में, तो जाना मजबूरी बन जाती है, सपना नहीं। और ये मजबूरी सिर्फ लो इनकम की वजह से नहीं आती। सरकारी योजना जो गरीबों की मदद के लिए बनती है, उसमें भी करप्शन और रेड टेपिज्म यानी कि लाल फीताशाही इतनी होती है कि लोग और दब जाते हैं। और इसको एक बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। स्कीम का आइडिया बहुत सिंपल है। जिसके पास गांव में पक्का मकान नहीं है, उसको सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपए तक की मदद मिलती है इंस्टॉलमेंट्स में, ताकि वो अपना पक्का घर बना सके। पेपर पे ये गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है, लेकिन ग्राउंड से बिहार से बार बार एक ही कहानी सुनने मिलती है कि घर सीमेंट से नहीं, कमीशन से बनता है। पूर्वी चंपारण, जो बिहार का एक जिला है, वहाँ पे आवास सहायक बेनिफिशियरी से यानी कि लाभार्थी से 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया, ताकि लाभार्थी का अगला इंस्टॉलमेंट रिलीज कर सके। कई जगहों पे अधिकारी और मुखिया 20 से 25% तक कमीशन मांगते हैं पैसा रिलीज करने के लिए। और ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इसको बिहार विधानसभा में भी उठाया गया। 2015 में मैगजीन डाउन टू अर्थ ने बिहार के गांव पे एक इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसका टाइटल था मिलियनेयर मुखिया, हिंदी में कहें तो करोड़पति मुखिया। उन्होंने पुलिस रिकॉर्ड्स के बेसिस पर लिखा कि 100 से ज्यादा मुखिया कुछ ही सालों में करोड़पति बन गए, सिर्फ स्कीम के पैसे चुरा चुरा के। अब सोचिए, एक आम बिहारी की हालत, जिसकी साल भर की इनकम 60 से 70,000 रुपए के आसपास, उसे घर बनाने की स्कीम में भी 20 से 30,000 रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके उसे योजना का पैसा मिलता है। और उन पैसों से घर तो पूरा बनता नहीं, लेकिन उधार बढ़ता है और मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। काम करो, पैसे कमाओ, वापस भेजो, ताकि उधार चुका सकें या परिवार चल सके। और यही साइकिल है जो बिहार के लोगों को बार बार माइग्रेट करने पे मजबूर करता है। सपना नहीं, मजबूरी। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा देखिए, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है। 2023-24 में लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा रेमिटेंस इंडिया आया। रेमिटेंस यानी कि वो पैसा जो बाहर काम करने वाले लोग अपने घर भेजते हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, सिर्फ 3 स्टेट्स, महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु, ये तीनों मिलकर इंडिया के 51% यानी कि 51% रेमिटेंस रिसीव करते हैं। और बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान मिलके 6% से भी कम। अब ये डेटा क्या बताता है कि बिहार के लोग बाहर तो जाते हैं, लेकिन स्किल्ड वर्कर्स बन के नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रीज और डेली वेज लेबरर्स बन। और उनके भेजे हुए पैसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं होते या सेविंग्स के लिए नहीं होते, सिर्फ इसलिए होते हैं कि परिवार सरवाइव कर सके। और फिर वही साइकिल रिपीट होता है। बाप बाहर जाता है, पैसे कमाता है, घर भेजता है, फिर बेटा बड़ा होता है, बाप वापस आता है, बेटा बाहर जाता है, पैसे कमाता है, घर भेजता है। घर रहता है पर लोग नहीं रहते। और कुछ एकेडमिक स्टडीज की माने तो बिहार को रेमिटेंस इकोनॉमी भी कहा जाता है,
यानी कि वो इकोनॉमी जो लार्जली बाहर कमाने वाले मजदूरों के भेजे हुए पैसे पे टिकी हुई है। अब 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर आपके घर का कोई मेंबर साल के 11 महीने बाहर रहे और घर वापस सिर्फ 10-15 दिनों के लिए आए, क्या आप उसे पलायन कहेंगे या फिर एक ऐसी अधूरी जिंदगी जो फोन और 10-15 दिन की छुट्टियों में पूरी होती है। और बिहार में लोन की दिक्कत इतनी बड़ी है कि अक्सर पलायन की कहानी लोन से ही शुरू होती है। कुछ एकेडमिक स्टडीज की माने तो बिहार के 36% घर कर्ज में डूबे हुए हैं, जिसपे उनसे 60 से 120% सालाना ब्याज लिया जाता है। सोचिए, अगर घर में शादी हो या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फिर बाहर जाने के लिए ट्रेन की टिकट करानी हो, तो अक्सर बैंक से नहीं पर गांव में उन लोगों से पैसे मांगते हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं। और फिर साइकिल शुरू हो जाता है, शादी के लिए लोन, लोन के लिए पलायन, फिर कमा के पैसे वापस भेजना ताकि लोन चुका सकें, और फिर अगले बड़े खर्चे का इंतजार, और फिर से लोन। ये एक चक्रव्यूह है जिसमें आज़ादी कम, मजबूरी ज़्यादा है। बिहार के लोग बाहर जाते हैं क्योंकि घर पे काम नहीं मिलता, लेकिन फिर असली सवाल आता है कि काम क्यों नहीं मिलता, क्यों बिहार में एक भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं। डेटा एक सिंपल चीज़ दिखाता है कि बिहार की इकोनॉमी में इंडस्ट्री का शेयर लगभग 18% के आसपास है और नेशनल एवरेज है 29%। मतलब इंडस्ट्रीज का बेस ही नहीं है। और जब फैक्ट्रीज कम होंगी तो लोकल जॉब्स भी कम होंगी, और जब लोकल जॉब्स ही नहीं रहेंगी तो लोग बाहर जाने पे मजबूर हो जाएंगे। इसके पीछे कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस बताए जाते हैं। इसमें से पहला है कि बिहार में 70 से 75% लैंड फ्लड प्रोन है, यानी कि हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है और बार बार फ्लड्स आने से रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री का ग्रोथ स्लो होता है। इसीलिए इंडस्ट्रीज बिहार में आने से कतराती है। लेकिन बिहार में इंडस्ट्रीज ना आने के पीछे सिर्फ फ्लड्स नहीं है, दूसरा फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की डेवलपमेंट बिहार में काफी रीसेंट हुई है और हिस्टोरिकली कनेक्टिविटी बहुत वीक रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि 1990 से 2005 के बीच आई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लॉलेसनेस, और ये फेज बिहार की इकोनॉमी पे काफी हैवी पड़ा। इन्वेस्टमेंट्स रुक गई, बची खुची इंडस्ट्रीज चली गई और इसका इम्पैक्ट आज तक पूरी तरह रिवर्स नहीं हो पाया। पर इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में प्रोग्रेस नहीं हो रही। रोड्स बन रहे हैं, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, पर पलायन का जो साइकिल है उसे तोड़ने में वक्त लगेगा। और शायद इसीलिए बिहार के पलायन की कहानी सिर्फ नंबर्स की स्टोरी नहीं है, ये एक चक्रव्यूह है जिसमें बाप बाहर जाएगा, फिर बेटा बाहर जाएगा और गांव में सिर्फ बुजुर्ग और बच्चे ही रह जाएंगे। और सच यही है कि लोग बिहार इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें बिहार पसंद नहीं, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं। और जब तक बिहार के लोगों के पास यह चॉइस नहीं आती, तब तक ये कहानी रिपीट होती रहेगी। बस रुकेगी, एक बैग उठाएगा और फिर कोई ना कोई बिहार छोड़ देगा।